प्रेडिक्ट सोरियो, एक ने कहा, मिस्टी ने कहा प्रेडिक्ट सोरियो। नेक्स्ट अनु, हाँ बिल्कुल सही है आप। ओके, ये तो मैं आंसर आपको बता चुका, तो आंसर तो हो चुका, सब बता सकते हो। ये जो है मिस्टर प्रेडिक्ट सोरियो, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? अर्नव ने कहा बिल्कुल सही। मानो करेक्ट। अंकित, आपका भी आंसर सही है। नैन्सी, ये एक लैंग्वेज है। कंट्री मैंने पूछा ना, तो जब कंट्री पूछा जाए तो कंट्री का आंसर करेगा। ओके ठीक। ये पेंटिंग बनाई गई थी, ईयर बताएं मुझे, पेंटिंग कब बनाया गया था? आप सभी ईयर बताएं। अर्नव राइट, मिस्टी राइट, शिखर ओके ओके, सभी का आंसर सही आ रहा है। 1848, इट इज 1848। ठीक, सबको अच्छे से याद है ना? इस पेंटिंग के अंदर एक इमेज बनाया गया था, एक इमेज बनाया गया था, इमेज नहीं, दैट वाज अ स्टैचू। वो स्टैचू में पर्सनिफाई किया गया था एक लेडी के द्वारा, एक लेडी फिगर के द्वारा। किस इमेजिनेशन को पर्सनिफाई किया गया है उस लेडी फिगर के द्वारा? कौन सी इमेजिनेशन थी वो लेडी फिगर? जो लेडी फिगर बनाया गया, एक स्टैचू बना था उस पेंटिंग के अंदर, तो वो स्टैचू किसकी स्टैचू? विवेक ने बिल्कुल सही समझ लिया, विवेक ने क्वेश्चन। किसी ने कहा वर्ल्ड वाइड एंड सोशल रिपब्लिक, जो स्टैचू बना था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल आंसर होगा। हाँ हाँ, क्रिश्चियन मैरे ने तो काफी आगे आएंगी। ये लिबर्टी स्टैचू किसकी थी? तो लिबर्टी की स्टैचू थी। ऑलराइट, सभी को पता है लिबर्टी के स्टैचू थी, ठीक ना? कितने पेंटिंग बने थे प्रोड्यूसर ने, कितने सारे पेंटिंग बनाए थे? सीरीज ऑफ 4 थिंग्स, वेरी गुड, सीरीज ऑफ 4 थिंग्स। ठीक, इस पेंटिंग में हमने देखा था बहुत सारे फ्रैगमेंट्स गिरे हुए थे, फ्रैगमेंट, टुकड़े थे बहुत कुछ। ठीक, वो टुकड़े जो थे, वो फ्रैगमेंट्स थे, वो फ्रैगमेंट किस पावर को सिंबलाइज करते थे? क्राउन अगेंस्ट इंपीरियल डोमिनियन, बिल्कुल सही है। किंग्स, डेस्पोटिक रूल, डेस्पोटिक पावर, एक नॉन रिप्रेसिव पावर, उसको वो सिंबलाइज करते थे। ऑलराइट, ठीक है। ये जो इमेज था, ये जो इमेज था, इस इमेज में यानी कि जो फिगर बनाया गया है, इस इमेज में फीलिंग क्या है? पूरी पूरी पेंटिंग प्रोड्यूसर ने किस फीलिंग को दिखाने के लिए, किस फीलिंग को सिंबलाइज करने के लिए पेंटिंग का फॉर्मेशन किया था? सोरियो ने किस फीलिंग को सिंबलाइज करने के लिए ये पेंटिंग? द ड्रीम ऑफ, हाँ बिल्कुल सही है आप अर्नव। और कोई? अमन ने कहा नेशनलिटी, नहीं। मिस्ट्री, बिल्कुल सही। आगे नेक्स्ट, कोई आंसर करना चाहेगा? अगेंस्ट एरिस्टोक्रेसी इन यूरोप गलत है, लिबर्टी गलत है, एब्सोल्यूट जो होगा ये गलत है, ये तीनों गलत है। नेशनलिज्म भी सही नहीं है। ठीक, शानवी आप सही हो, आपके करेक्ट आंसर है। मैं आपको सबको बता नहीं रहा ताकि मैं सबका आंसर जान लूँ, सब क्या बोलना चाहते हैं। यूटोपियन विजन था, ये भी आंसर आपका गलत हुआ शिखर। क्वेश्चन ये था, ये पेंटिंग किस इमेजिनेशन को शो कर रही है? फ्रैटर्निटी नहीं, ये तो पेंटिंग के अंदर के क्वेश्चन हैं। ये होल पेंटिंग, पूरी की पूरी जो पेंटिंग थी, जो सूर्य ने बनाया था, ये पूरी पेंटिंग किस इमेजिनेशन को शो कर रही है? इट इज शोइंग अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ठीक है,
हाँ, अभी अंशु ने सही कहा, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, बिल्कुल सही, यही आंसर चाहिए था मुझे। ऑलराइट, काफी लोगों ने आंसर किया था, मैंने बोला भी है कि वो आपका आंसर सही है, ठीक ना। आंसर था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक जो होगा बन रहा है, उसी इमेजिनेशन को, उसी फीलिंग को इस पेंटिंग के थ्रू सोलियो ने सिंबलाइज किया था। ओके, फ्रैगमेंट जो थे वो शो कर रहे थे डिस्पोटिक पावर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। इस इमेज के दो हाथों में दो पार्ट दिखाए हैं, इनके लेफ्ट हैंड में क्या है? ये जो स्टैचू बना था, नॉट इमेज, स्टैचू जो बना था, उसके दोनों हाथ में कुछ थिंग्स को जो होगा सिंबलाइज किया गया था, तो लेफ्ट हैंड में क्या था? अमन सही है, अपूर्वा ने लेफ्ट को राइट कर दिया, मिस्टी बिल्कुल सही हो। और कोई? स्मृति, हाँ करेक्ट। शांति, सबको लगभग पता है कि ये था टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, जागरूकता की मशाल कहा जाए हिंदी में, यानी कि एक ऐसा मशाल, एक ऐसा टॉर्च जो कि अब आपको प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएगा। आपके राइट्स क्या हैं, उस राइट्स को सिंबलाइज करना शुरू करें, ठीक। उसके राइट हैंड में क्या है? इस राइटी के राइट हैंड में क्या है? राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ मैन, अंशु ने भी वही कहा, राइट्स ऑफ मैन। मैं आंसर बोल रहा हूँ आपको, शिखर ने बिल्कुल सही कहा, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, चार्टर ऑफ राइट, ठीक। ओके, इट वाज चार्टर ऑफ राइट। अधिकारों की बात की जाए, जो ह्यूमन जो होंगे उसको जो अधिकार दिए जाने वाले हैं, वो अधिकार वहाँ पे उस फिगर के हिसाब से दिखाया गया था, उस फिगर में दिखाया गया था, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो लिबर्टी थी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी, इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी से दो कंट्री जो थे वो पास ऑन कर चुके थे। दो कंट्री ऐसे थे जो कि पास कर चुके थे स्टैचू ऑफ लिबर्टी से, यानी कि उनको जो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक में जो बनना था वो बन चुके थे। वो दो कंट्रीज कौन थे? यूएसए, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, सब आंसर आ रहा है, मिक्सअप आंसर आ रहा है। फ्रांस जर्मनी भी आंसर आ रहा है, यूएसए एंड जर्मनी आ रहा है, यूएसए स्विट्जरलैंड आ गया। आवाज सबको आ रही मेरी? रिया का कहना है कि उसे मेरा वॉइस नहीं पहुंच रहा। फ्रांस एंड यूएसए, बहुत अलग अलग आंसर्स कर रहे हो आप लोग। कल क्लास में इसका मतलब आपका कंस्ट्रक्शन नहीं था। इट वाज यूएस एंड स्विट्जरलैंड, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, इट वाज यूएस एंड स्विट्जरलैंड। ओके, अब मेरा पर्सनल क्वेश्चन, क्या मेरा वॉइस सभी को क्लियर है? क्योंकि रिया को मेरी आवाज नहीं आ रही। क्लियर है? ओके, ठीक। तो उस कंट्री जो थे, जो पास कर चुके थे, जो कि उस समय एक नेशन स्टेट बन चुके थे, वो नेशन स्टेट बनने वाले कंट्रीज थे यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, वो बन चुके थे, ठीक ना। उनके पीछे कौन था? उनके पीछे कौन था? यूएसए एंड स्विट्जरलैंड के पीछे कौन था? फ्रांस, वेरी गुड, फ्रांस। उसका जो फ्लैग था वो ट्राई कलर था, ठीक ना। ट्राई कलर का कलर हम लोग को बताना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उस फ्रांस के पीछे, फ्रांस को कौन फॉलो कर रहा था? विच कंट्री इज फॉलोइंग फ्रांस? जर्मनी। जर्मनी के फ्रांस का कलर बताइए, सॉरी जर्मनी के फ्लैग का कलर बताइए आपको मुझे। ट्राई कलर, बिल्कुल ट्राई कलर सही है। और सिर्फ ट्राई कलर बोल रहे हैं आपको? रेड ब्लैक लॉर्ड किसी ने कहा? किसी ने कहा ब्लैक रेड एंड गोल्ड?
अंशु ने कहा है। ठीक है, आंसर यही था। रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर जो था, रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर फ्रांस का था। ओके, रेड, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग जो था वो था जर्मनी का। अच्छा, जब रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर की बात कर रहे हो तो बता दो वो जो रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर भी कौन सा था, अगर आपको दिखा होगा तो। ग्रीन, व्हाइट एंड ऑरेंज। इट वाज ब्लू, व्हाइट एंड रेड। ठीक है, ये जो कलर था ये ब्लू, व्हाइट एंड रेड था। वैसे कलर से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। यश रत्न कुछ कहना चाहते हैं। हाँ यश बताइए। सर वो वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। तो वॉइस तो मेरे सबको क्लियर आ रहे हैं, आपकी वॉइस मुझे क्लियर आ रही है, सबको क्लियर आ रहे हैं। आप एक बार फिर से रिज्वाइन कर लो, या नेटवर्क प्रॉब्लम आप जो होगा, हो सकता है नेटवर्क कनेक्शन जो होगा आपको सही से नहीं मिल रहा हो, आप उसे चेक कर ले। ओके, सुन रहे हैं आप? ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से हम देखते हैं कि इस प्रीकैप में हुआ क्या था। अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें हुआ क्या क्या। तो एक पेंटर थे, पेंटर का नाम था फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो ने एक पेंटिंग बनाई थी, सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स उन्होंने बनाया था। मृत्युंजय, आ रही आवाज? अभी मुझे सारा एक बार सबको आप बता दे तो कि किसको किसको मेरी आवाज नहीं आ रही है, किसको किसको वॉइस क्लियर नहीं है, किसके लिए हम ऑडिबल नहीं है, प्लीज मुझे बता दें। ओके, मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा और लाउड हो जाऊं। मैं थोड़ा और लाउड हो जा रहा हूँ, ठीक है। मैं तो काफी तेज बोल रहा अभी। आप कह रहे थे कि आपका आवाज रुक रुक कर आ रहा है। रुक रुक के अगर आ रहा है, अगर आवाज रुक रुक के आ रही है तो ये आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अगर आवाज नहीं आ रही है, बहुत धीरे आ रही है, तो उसको मैं ट्राई कर रहा हूँ। मतलब आवाज आ रही है लेकिन रुक रुक कर। अगर अगर रुक के आ रही है तो आप नेटवर्क को थोड़ा चेक करो, या फिर कभी वैसे जगह पे चले जाओ जहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन अच्छे से मिलता हो। सर एक चीज पूछना था सर। हाँ जी बोलिए। सर एसएसटी में सर एग्जाम आइडिया बुक लें कि सर अभी अरिहंत अभी का लें? आप कोई बुक ना लो, अभी जो होगा 1-2 मंथ जो होगा आप वेट कर लो। यस सर। आप अरिहंत भी ले सकते हो, एग्जाम आइडिया भी ले सकते हो, लेकिन अभी आपको किसी एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं है। उस बुक का हमको नीड पड़ेगा जो हम लोग चैप्टर कम से कम कंप्लीट कर लें, ठीक ना। सर वो सब बुक में रहता क्या है सर? कुछ नहीं होते हैं, बस उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे। जो क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी में आपको काफी कम क्वेश्चन मिलेगा, तो बाकी जो एक्स्ट्रा बुक लेंगे, ठीक है, तो उस एक्स्ट्रा बुक में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब बहुत अलग तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। वहां से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग बिगिन करते हैं। काफी टाइम हम लोग का वेस्ट हो गया इसी में। तो ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर में अब तक जो हुआ था, उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक पेंटर आए थे, पेंटर का नाम था फ्रेडरिक सोरियो। उन्होंने 1848 में एक पेंटिंग बनाई थी। उस पेंटिंग के 4 प्रिंट थे और उसमें कुछ चीज़ों को सिम्बलाइज किया था। ठीक, सिम्बलाइज करने का उनका मेन व्यू ये था कि जो भी यूरोप के अंदर प्रॉब्लम चल रहे थे, जो भी यूरोप के अंदर काफ़ी अधिक डिस्पोटिक पावर जो था वो बहुत करे थे, वो प्रॉब्लम क्रिएट करे थे, उन डिस्पोटिक पावर को जो होगा वो रिमूव करना था, वही प्रॉब्लम जो होगा सबके सामने लेकर आना था। ऐसी एक पेंटिंग बनी थी, जिस पेंटिंग के बारे में आपने काफ़ी अधिक नॉलेज मुझे दे दिया। ठीक, वहीं से एक आइडिया भी क्रिएट हुआ था, और आइडिया था आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एंड मॉडर्न स्टेट।
ठीक है, मॉडर्न स्टेट में आपको याद होगा कि अगर रूलर सिर्फ और सिर्फ रूलर इंटरेस्टेड हो किसी एरिया को अपने अंडर लेने के लिए तो उसको हम लोग मॉडर्न स्टेट बोलते हैं। और वहीं पे रूलर के साथ साथ अगर वहाँ के सिटीजन भी किसी एरिया को अपना मानना शुरू कर दें तो उसको हम लोग नेशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक की स्टोरी सभी को याद है? यहाँ तक की स्टोरी सबको क्लियर है? ओके, तो अब हम लोग ये डिफिनेशन देख चुके थे, एब्सोल्यूटिस्ट का डिफिनेशन क्या था, फिर उसके बाद यूटोपियन विजन क्या था, प्लेबिसाइड क्या था, और उसके बाद एट लास्ट हम लोग पहुंच गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। शिखर, एब्सोल्यूटिस्ट जो होगा उसको एक बार और समझना है। ठीक है, समझते हैं। देखिए, एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जो रूलर होता है वो रूलर पूरा का पूरा पावर अपना यूटिलाइज कर लेगा। रूलर जो चाहेगा वो अपने कंट्री के अंदर करेगा और उसके पावर के ऊपर कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं लगा सकते, कोई भी उसको रोक नहीं सकता है, कोई भी उसे सजेशन नहीं दे सकता है। ठीक ना? तो अगर ऐसा पावर हो जाए जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रेंट ना हो, वो टोटली अपने पावर को यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि हम वहाँ के डिक्टेटर हो गए एक तरीके से, जो हम कहेंगे वही होगा। तो ये जो पावर होगा इसको हम लोग एब्सोल्यूटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे निरंकुश शासन पूरी तरीके से, निरंकुशवाद यानी कि उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। जैसे हमारी कंट्री में क्या है कि पीएम सब कुछ अपने मन से नहीं कर सकते हैं, अगर वो कुछ गड़बड़ करते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो फिर उनके ऊपर क्या होगा कि तुरंत जो होगा अगले वोटिंग में अगली बार हम उनको हटा सकते हैं, या फिर जो विपक्ष है, जो अपोजिशन है, वो अपोजिशन उनके ऊपर जो होगा रिस्ट्रेंट लगाने का हमेशा ट्राई करता है, वो रिस्ट्रेंट लगाते रहता है। ठीक ना? तो रेजिस्टेंस लगा देता है। तो ऐसा अगर सिस्टम बन रहा है तो ये डेमोक्रेटिक है। लेकिन अगर वहीं पीएम जो चाहे वो करे, कोई उन्हें रोक नहीं सकता है, तो वो जो शासन होगा, वो जो वर्किंग होगी, वो कहलाएगी आपकी एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट, निरंकुश शासन। ठीक है शिखर, क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल, किंग जोंग अभी जो है अभी निरंकुश शासक का एक एग्जाम्पल है। चलिए थोड़ा सा हम लोग फ्रांस को थोड़ा रिकॉल करते हैं, थोड़ा बहुत। ठीक है, आपके साथ मुझे स्टोरी समझनी है, तो आप सभी जो होगा अगर बीच में बोलना चाहें कुछ तो बोल सकते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। मैं अभी अलाउ कर रहा हूँ आप सभी को, आप अनम्यूट कर सकते हो। देखिए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ मुझे आप बिल्कुल रोकें। तो फ्रांस में एक डायनेस्टी रूल करती थी 1789 के पहले। डायनेस्टी का नाम बॉर्बन डायनेस्टी, सही था? ठीक, उसका एक रूलर बना है, रूलर का नाम है लुईस 16। लुईस 16 रूल करने आए। कहानियाँ बहुत डीप में है। बॉर्बन डायनेस्टी का रूलर रूल करने आया, रूल करने के बाद उसने क्या किया कि वो जब आता है तो देखता है कि खजाने में कुछ है ही नहीं, खजाना पूरा खाली है, पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि वार करके हुए बहुत अधिक वो युद्ध किया करता था, वार करने में उसने काफ़ी अधिक पैसे जो थे वो खर्च कर दिए थे, और उसके पास पैसा बिल्कुल अवेलेबल नहीं था, उसके पास अमाउंट बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। जब उसके पास अमाउंट अवेलेबल नहीं है और उसके बाद भी उसने क्या किया, अमेरिका को हेल्प करना शुरू कर दिया था, तो फिर क्या होता है कि जो खजाना होता है उसकी ट्रेजरी होती है, और ट्रेजरी धीरे धीरे खाली होनी शुरू हो गई। ठीक, और इस कारण से क्या होता है कि उसके ऊपर काफ़ी अधिक लोन बढ़ गया। लोन बढ़ गया तो फिर जो लेंडर थे, जो उसे लेंड किया करते, जो उसे पैसा देगा, तो उन्होंने अपना टैक्स रेट भी बढ़ा दिया था। ठीक, टैक्स बढ़ा लिया तो अब उसको टैक्स जमा करने से और अधिक उसको अपने कंट्रीमैन से टैक्स लेना होगा, ताकि उसकी ट्रेजरी जो होगी फुलफिल हो सके। और ऐसे में वो क्या करता है कि वो लोगों को वो टैक्स बढ़ाने का ट्राई करता है, और टैक्स बढ़ाने के लिए वो एक मीटिंग बुलाता है, स्टेट जनरल्स की मीटिंग। ठीक, उस स्टेट जनरल की मीटिंग में ऑलरेडी ये डिसाइड था कि जो टैक्स होगा वो थर्ड जो स्टेट होगा उन्हीं के ऊपर लगने वाला है। अगर क्लास 9th आपने पढ़ा होगा तो ये सब आपको रिकॉल हो रहा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर आप इसे सुने, आपको मेमोराइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, 9th अगर आप पढ़े होंगे तो ये सब कुछ आपको रिकॉल हो रहा होगा, ऐसा कुछ घटनाएं घटी। ठीक ना? उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर लोगों के मन में ये आया कि ये जो किंग है, ये किंग हमारे साथ कुछ, क्योंकि जब स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी तो थर्ड स्टेट में वहाँ पर रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था। थर्ड स्टेट उस मीटिंग से उठकर चले आए थे, तो लोग उस मीटिंग को अटेंड नहीं किए थे, तो उन्हें डर था
कि अब किंग जो होगा वो किंग हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा, ठीक। और ऐसे में क्या होता है कि इससे पहले किंग हमारे ऊपर अटैक करें, हम किंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। और उन्होंने जुलाई 79 में, डेट याद है किसी को, किस जुलाई को, किस डेट को? ठीक है, 14 जुलाई 79 में उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बास्तिल, एक फोर्ट था, उस बास्तिल फोर्ट को ब्रेक कर दिया था, तोड़ दिया था, ठीक है। बास्तिल पे अटैक हुआ था, हाँ, उसको डिमोलिश कर दिया गया था, ठीक। मैं इससे अधिक तेज नहीं बोल सकता मिस्ट्री, हाँ, गार्ड्स वगैरह 60 गार्ड्स थे, उसको मार दिया गया था। ओके, ये सभी घटनाएं घटी थी, हो चुका था। उसके बाद फिर वहां पे एक क्लब था, क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब, क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब, ठीक है। उस क्लब का हेड जो है, हेड का नाम था रॉब्सपियरे, ठीक। वो रॉब्सपियरे जो था वो किंग को हटाकर, किंग को गिलोटिन करके खुद वहां का रूलर अपने आप को, रूलर नहीं, एक इलेक्टेड रूलर अपने आप को घोषित कर चुका था। और उसने स्टेट जनरल को भी इलेक्ट करवाया था, ठीक है। स्टेट जनरल को भी उसने इलेक्ट करवाया। 1 मिनट, 1 मिनट जरा हम देख लेते हैं, माइक में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। वॉइस क्लियर है सभी को? मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर। अब सभी को मेरी साउंड क्लियर है, वॉइस क्लियर है सभी को? यश, यश को मेरी वॉइस नहीं आ रही है, बाकी सही बताएं तो सबको मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? अदिति को भी नहीं आ रही, लेकिन अमन को साउंड आ रहा है अच्छे से। जिनको नहीं आ रही है वो आपके नेटवर्क का ही प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बाकी सभी को क्लियर आ रहा है, ठीक है। अच्छा यश, अब साउंड आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए हम लोग चैप्टर बिगिन करते हैं। जिसको नहीं आ रहा है वो बिल्कुल अपना हैंड रेज कर ले, ठीक है। ओके, तो हम लोग थे कि वहां पे क्या हुआ कि स्टेट जनरल जो थे वो स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया था, और इलेक्ट करने के लिए वहां पे बनाया गया था, दो तरह से सिटीजन को बांट दिया गया था। एक सिटीजन को बोला गया था एक्टिव सिटीजन, दूसरे को बोला गया था पैसिव सिटीजन, ठीक। एक्टिव और पैसिव सिटीजन जो थे, ये लोग, जिनमें से एक्टिव सिटीजन को अधिकार था कि वो वोट कर सकते थे, राइट टू वोट उन्हें प्रोवाइडेड था कि वो राइट टू वोट है, वो वोट कर सकते हैं। और वहीं पे जो होगा बाकी पैसिव सिटीजन जो थे उनको वोट करने का अधिकार नहीं था, ठीक। उसके बाद जो स्टेट जनरल चुने गए थे, उन सभी स्टेट जनरल की एक असेंबली बनाई गई थी, जिसको नाम दिया गया था नेशनल असेंबली, ठीक ना। और ये नेशनल असेंबली कुछ समय तक वर्क किया। वर्क करने के बाद फिर क्या होता है कि रॉब्सपियरे के कुछ हार्ड रूल, जिससे लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, लोग उसके अगेंस्ट चले गए, रॉब्सपियरे को हटा दिया गया। और हटाने के बाद फिर वहां पे डायरेक्टरी बनाया गया था, जहां पे ग्रुप ऑफ पर्सन जो थे वो रूल करते थे, ठीक। अब ये डायरेक्टरी और जो नेशनल असेंबली था, इसके बीच में कंटिन्यूअस क्लैश होने लगा, और क्लैश होने का रिजल्ट हुआ कि एक नया पावर जो होगा वो जनरेट हो गया था। और वो नया पावर जो था वो था नेपोलियन। 1799 में इंटर करता है फ्रांस में, और 1799 से क्या होता है, अपने आप को वहां का फर्स्ट कंसुल एम्परर
घोषित कर देता है, ये क्लियर कर देता है कि यहाँ पे ऑल इन ऑल हेड जो होंगे वो हेड कौन होंगे, तो नेपोलियन होंगे। ठीक, हम लोग को इतनी ही कहानी से मतलब है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बीच में क्या हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको इतनी सारी स्टोरी पता है सभी को? हाँ, बिल्कुल सही। अगर आपको पता है तो हमें इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, अब हमें समझना है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हम उसको समझते हैं, देखिए आपको सब कुछ हमने रिकॉल करवा दिया। अब देखते हैं 1789 के पहले आपको याद होगा कि जो 1789 के पहले वहां पे टोटली एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो प्रेजेंट थी। लुइस 16 वहां का किंग था, और जो डायनेस्टी वहां पे वर्क कर रही थी वो डायनेस्टी थी बर्बन डायनेस्टी। ठीक ना, आपको जो बोल्ड में लिखा गया उसको नोट डाउन भी करते जाना है। ओके, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो होगा 1789 में होता है, उसके पहले वहां पे बर्बन डायनेस्टी वर्क कर रही थी, टोटली मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, और वहां का रूलर जो था उस रूलर का नाम था लुइस 16। ठीक ना, लेकिन होता क्या है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो जाता है 1789 में। पहले जिस लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या रिवॉल्यूशन हो रहा है, क्या कर रहा है, उन्हें पता भी नहीं था कि रिवॉल्यूशन हल्के फुल्के रिवोल्ट हर जगह होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 का, इसने क्या किया कि पूरे के पूरे वर्किंग को ही चेंज कर दिया फ्रांस के। उसने फ्रांस को अवेक कर दिया। ठीक, जो भी रिजल्ट हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का रिजल्ट क्या होता है कि उसने जो सोवरेंटी थी यानी द पावर टू रूल, उस पावर को उसने ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम द मोनार्क टू द सिटीजन। यानी कि अब उस कंट्री का रूलर या किंग या राजा जो डिस्पोटिक पावर हुआ करते थे, वो डिस्पोटिक पावर उनके पास नहीं रहा, वो थोड़ा बहुत, क्योंकि वहां पे भी एक्विजिशन बने थे, और वो इंटर कहाँ कर गए, वो सबकी सब पावर जो उनका ट्रांसफर कहाँ पे कर गए, तो पावर ट्रांसफर कर गए टू द फ्रेंच रीजन्स। ठीक ना, द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर सोवरेंटी फ्रॉम द मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच रीजन्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसके साथ ही इस चीज को भी क्लियर कर दिया गया। अब बता, आपकी कंट्री में कंट्री का प्रोग्रेस होगा या नहीं होगा, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हमारे लीडर के ऊपर कि हमारा कंट्री के रहने वाला सिटीजन्स के ऊपर? सोच समझ के आंसर कीजिएगा। हु विल डिसाइड द फेट ऑफ द कंट्री? कंट्री का भाग्य कौन डिसाइड करेगा, सिटीजन की लीडर्स? अपूर्वा शिखर ने कहा सिटीजन्स, अमन ने कहा बोथ, नैन्सी ने कहा बोथ, साहिल ने कहा सिटीजन, यश कह रहे हैं लीडर्स। ठीक, ओके, तो देखो कंट्री का फेथ जब डेमोक्रेटिक हो गया, तो ये पूरा का पूरा फेट जो होगा वो किसके हाथों में आता है, तो ये आता है सिटीजन के हाथों में। ठीक, थोड़ा समझ लेते हैं। सिटीजन जो होंगे वही कंट्री का फेट जो होगा वो डिसाइड करते हैं, लीडर्स नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि लीडर कुछ भी नहीं कर सकता जो कि सिटीजन्स के अनुसार ना हो। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे कंट्री के अंदर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सिटीजन जो होंगे वो एक्टिव नहीं है। हम लोग बोले वी हैव राइट टू वोट बट वी आर नॉट एक्टिव। हमें मतलब ही नहीं होता है कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। ठीक ना, अगर हमें मतलब होने लगा कि सरकार को वही जो कि सही हो सभी के लिए, तो फिर सरकार कभी कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकती है। ठीक, और जो भी आपकी गवर्नमेंट होगी उस गवर्नमेंट को एज पर द सिटीजन जो होंगे वो वर्क करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। ठीक है, अब यही फीलिंग जो होगी वो फीलिंग क्रिएट होती है, यही फीलिंग क्रिएट कराता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन ने प्रोक्लेम कर दिया, उसने अनाउंस कर दिया, उसने सबको बता दिया कि इस कंट्री के पॉपुलेशन, वहां के पीपल भी वैसे लोग हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट करेंगे नेशन को, जो कि राष्ट्र को बनाएंगे, और साथ ही साथ उसकी डेस्टिनी, उसका फ्यूचर जो होगा उसको वो डिसाइड करेंगे। ठीक, द कॉन्स्टिट्यूशन जो था, जो रिवॉल्यूशन जो था, उसने टोटली क्लियर कर दिया कि अब कंट्री के सिटीजन्स जो हैं इनके पास टोटल ओवरऑल पावर इनके पास अवेलेबल है। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है, डेमोक्रेसी में पावर जो होगा सिविल के हाथों में होता है, तो रूल फॉर्मुलेट करने से लेकर कंट्री को कॉन्स्टिट्यूट करने का काम या पावर या शक्ति, ठीक है, हक, ये किसे दिया गया, तो ये सब किसको दिया गया, तो वहां के सिटीजन्स को। ठीक है, क्लियर है आपको ये फर्स्ट पेज? कोई डाउट किसी को भी कहीं भी? बोल्ड में जो लिखा हुआ है, जो येलो कलर है, वो उसे आप नोट कर दिया, उसे आप नोट करते चले, क्लासरूम के अंदर ही उसे आप नोट करते चले।
आप पीडीएफ का वेट ना किया करें कि सर पीडीएफ सेंड कीजिएगा उसके बाद मैं नोट करूंगा। और हाँ, होमवर्क का जो लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है उस होमवर्क लिंक में आप पर डे जो पढ़ाए जा रहे हैं उसके नोट्स सबमिट किया करेंगे, ठीक ना। जब मैं आपको एनफ पढ़ा दूंगा जहां से क्वेश्चन क्रिएट हो सके, अभी तक जो मैं पढ़ाया हूँ वो क्वेश्चन क्रिएट करने लायक टॉपिक नहीं थे, आज जो पढ़ने वाले हैं वहां से क्वेश्चन क्रिएट होंगे तो क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहेंगे। ओके, अब देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का साइलेंट फीचर क्या था, उसके मुख्य क्या होते हैं। फीचर का मतलब होता है क्या कर सकते हैं, फीचर का कोई हिंदी बताए मुझे। कोई नहीं बता रहा, चलो ठीक है। उसके मुख्य उद्देश्य, उसका मुख्य जो होगा विशेषताएं क्या थी, ठीक है, कोई भी नहीं बता रहा है। हाँ अब आया, तो फीचर्स, विशेषताएं और उसके उद्देश्य ये क्या थे, ये हम लोग देखने वाले हैं। मुख्य विशेषताएं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक। तो बस दो टॉप पॉइंट तो आपको पता ही होगा क्या क्या हुआ था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था उसने बिगिन किया, उसने मार्क किया बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म। यहीं से जो होगा यूरोप के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जो कि क्रिएट होना शुरू हो गई थी। 1789 के पहले फ्रांस जो था वो एब्सोल्यूट मोनार्की कंट्री था और रूलर यहाँ पे थे कौन, तो फ्रांस के लुईस 16, ठीक। ये जो होता है, ये रेवोल्यूशन क्या करता है, तो ये पावर को ट्रांसफर करता है कहाँ से, तो द रेवोल्यूशन ट्रांसफर द सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्क टू, छूटा हुआ है, मिसिंग है, फ्रॉम द मोनार्क टू द फ्रेंच रीजन, ठीक है। द रेवोल्यूशन ट्रांसफर्ड द सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्क टू द फ्रेंच रीजन, ठीक है। ये 3 पॉइंट क्लियर है आप लोग को। ये 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके, अब समझते। देखिए हुआ फ्रांस के अंदर, अब हम आप लोग का एग्जांपल दे, सपोज करते हो कि आप लोग ने हमें ग्रुप डिवाइड करते हैं, मोनार्क टू फ्रेंच सिटीजन्स, मोनार्क टू फ्रेंच सिटीजन्स, साहिल मोनार्क टू फ्रेंच सिटीजन्स। सोवरेनिटी मतलब स्वयं प्रभुता बोलते हैं, यानी कि आपके ऊपर किसी और का पावर नहीं चलेगा, यू आर द गॉड ऑफ योरसेल्फ। इट मींस पावर टू रूल, आप खुद से रूल्ड होंगे, आपके ऊपर कोई और रूल नहीं करेगा, ठीक है। सोवरेनिटी, इंडिया इज सोवरेन कंट्री, क्या हमारी कंट्री के ऊपर किसी और का अधिकार चल सकता है? हमारी कंट्री को फ्रांस बोल सकता है कि आपको यही करना होगा? नहीं बोल सकता। हमारी कंट्री को अमेरिका कोई कुछ चीज के लिए, किसी वर्क के लिए क्या प्रेशराइज कर सकता है? बिल्कुल प्रेशराइज नहीं कर सकता है। तो यही चीज होंगी, यही सोवरेनिटी कहलाती है। आप अपने सोवरेन हैं, आप अपने कंट्री के मालिक खुद हो, आप खुद के रूलर हो, आपके ऊपर कोई और पर्सन रूल नहीं कर सकता है। इट मींस सोवरेनिटी। ओके, ऑलराइट। चलिए अब हम थोड़ा ग्रुपिंग करते हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात है, कास्टिन हम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ हम लोग ले लेते हैं। आप लोग देखते होंगे कि फैमिली के अंदर मेल्स और फीमेल्स, जो लड़के हैं और लड़कियां हैं, अगर इनके बीच में हम कुछ वैसी एक्टिविटी करना शुरू कर दें, हम कुछ ऐसा करना शुरू कर दें जिससे क्या होगा कि बॉयज को कुछ हम स्पेशल बेनिफिट दे, गर्ल्स को हम कुछ बेनिफिट ना दे। स्पेशल बेनिफिट से बॉयज को दे, गर्ल्स को बिल्कुल बेनिफिट नहीं देने वाला है। तो बॉयज और गर्ल्स के बीच की जो यूनिटी है, ये यूनिटी इंक्रीज करेगी या इनके बीच में कोई गैप क्रिएट होगा? आप बताओ। कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना शुरू कर दे हम बॉयज को, गर्ल्स को ना दे, डिक्रीज करेगी, गैप क्रिएट होगा। यही उल्टा करे, वाइस वर्सा करे, तो चलो बॉयज को नहीं देते हैं, गर्ल्स को देते हैं वही स्पेशल ट्रीटमेंट, तो गैप क्रिएट होगा कि यहाँ पे यूनिटी बढ़ेगी। आई थिंक यहाँ पे भी आप सभी एग्री करेंगे कि यहाँ पे भी गैप क्रिएट होगा, यानी कि हर एक पर्सन को जो होगा वो इक्वल पावर हमको देना चाहिए, ठीक ना। फ्रांस में क्या था कि फ्रांस में 3 तरह के स्टेट थे, 3 स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। एक क्लर्जी, दूसरा नोबेलिटी और तीसरा जो था वो था आपके थर्ड स्टेट, यानी कि कॉमनर्स, जनरल पर्सन। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट अपने आप को मानते थे कि दे आर द हेड ऑफ द नेशन, वो मुख्य है, नेशन के पार्ट है, और कॉमनर्स को कुछ समझते नहीं थे, वो अपनी लैंग्वेज अलग रखते थे। हम फ्रेंच भाषा बोलेंगे, बाकी कोई फ्रेंच भाषा नहीं बोलेगा, ठीक है। वो ऐसा क्लियर कर रखते थे कि हम, मुझे फ्रेंच भाषा बोलनी है, बाकी कोई पर्सन जो होगा वो फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं बोलेगा, ठीक ना। फ्रेंच भाषा मुझे बोलनी है, कोई और पर्सन जो होगा फ्रेंच भाषा जो होगा लैंग्वेज नहीं बोल सकता है। हमें कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे, वो सारे बेनिफिट्स हम किसी और को नहीं देने वाले हैं, ठीक। तो ऐसे में क्या होता है कि उनके बीच में गैप क्रिएट होगा। अपने आप को बोलेंगे कि हम, मुझे आप सर बोलिए, मैडम बोलिए, सर बोलिए, मैडम बोलिए, ठीक है। तो इस चीज को
फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने खत्म कर दिया। जो डिक्टेटर आता है, जो वर्कर आता है, रॉबस्पियर, उसने कहा कि अब कंट्री के अंदर ना तो कोई सर है ना कोई मैडम है, दे ऑल आर सिटीजन्स, दे ऑल आर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा कि ले सिटियोन है, मिस्टर बिल्कुल सही हो, ले सिटियोन की फीलिंग को क्रिएट कर दिया सभी लोगों के अंदर। ठीक, ले सिटियोन का फीलिंग क्रिएट होने से क्या हुआ कि लोगों को ये फील होना शुरू हो गया कि इस कंट्री में जितने भी लोग, चाहे वो टॉप ऑफ द पर्सन क्यों ना हो, चाहे वो खुद रॉबस्पियर क्यों ना हो, चाहे वो स्टेट जनरल्स क्यों ना हो, उन सभी के ऊपर वही रूल्स लागू होंगे जो एक कॉमनर्स के ऊपर लागू हो रहा है। क्योंकि अब सबको इक्वल हो गया, सबको, कोई हेड नहीं है, सब के सब क्या है, तो दे ऑल आर सिटीजन्स। ठीक ना, तो ले सिटियोन की फीलिंग जनरेट कर दी गई। ओके, इसके बाद लोगों को अपनी कंट्री से जो होगा वो फीलिंग क्रिएट हो जाए। ये सब रॉबस्पियर के टाइम पे किया जा रहा है, रॉबस्पियर ने ये फीलिंग लेकर आई थी। ठीक ना, जैकोबिन क्लब उसका जो था वो उसने सब किया। ठीक, मुख्य रूप से नाम याद रखिएगा रॉबस्पियर है। वैसे इस चैप्टर में आपको रॉबस्पियर के नाम से भी कोई मतलब नहीं। ठीक ना, उसके बाद आप कंट्री को अपना मानो, कंट्री पूरी की पूरी अपनी है, तो जब तक हम उसको ना पीस ऑफ लैंड कहेंगे तब तक कोई उसको मानने वाला नहीं है। पीस ऑफ लैंड, ठीक, कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। तो लोगों ने कहा कि पीस ऑफ लैंड नहीं, इट इज योर फादरलैंड, ये संपत्ति है आपके पूर्वजों की। अगर ये संपत्ति है आपके पूर्वजों की, तो इन सभी पे सबका अधिकार है और सबका राइट बनता है कि वो इसकी रक्षा करे, इसको प्रिजर्व करे। ठीक है, और हर एक पर्सन क्या होंगे कि अब अपने कंट्री के लैंड एरिया के लिए, सिंपली समझिए, अभी ज्योग्राफिकल एरिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक ना, ज्योग्राफिकल एरिया के लिए सब के सब अब डिवोटेड हो गए कि वो पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल एरिया मेरा अपना है, उस ज्योग्राफिकल एरिया पे और किसी का अधिकार नहीं है, किसी और का राइट नहीं है। ठीक ना, तो उसके लिए उसने फीलिंग क्रिएट कर दी फादरलैंड की, ये आपका अपनी जमीन है। ठीक ना, तो ये चीज जो होगा वो क्रिएट किया गया। क्रिएट किया गया कैसे, तो दो वर्ड्स दिए गए हैं, एक बोला गया ला पात्रे, ठीक है, द आइडियाज ऑफ ला पात्रे यानी कि फादरलैंड, एंड द आइडिया ऑफ ले सिटियोन यानी कि द सिटीजन्स। ठीक है, इसे एम्फसाइज कर दिया नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी, यानी कि यही मात्रक होगा, नोशन होता है मात्रक, जो कि आपको डिफाइन करेगा, जो कि इस चीज को डिसाइड करेगा, ये चीज को वो क्या कहते हैं, सिंबलाइज करेगा। यूनाइटेड कम्युनिटी की सभी कम्युनिटी जो होंगे अब यूनाइट हो चुके हैं और सब के सब अब एंजॉय कर रहे हैं इक्वल राइट अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सभी को, हर एक पर्सन को जो होगा वो इक्वल राइट मिला हुआ है। Am I clear? What do you mean by La Patre and Le Citizen, and why the ideas of La Patre and Le Citizen was emphasized in the notion? Clear है सभी को? Okay, please note down. आप इसे नोट डाउन कर लें। जैसे आप नोट कर चुके हो, मुझे डन का मैसेज करो। ओके, मूविंग अहेड। देखिए, उसके बाद टू जनरेट द नेशन फीलिंग, हमारी कंट्री के अंदर भी होता है ना हमारा तिरंगा, तिरंगा, ठीक है, अगर कहीं तिरंगा लगा दिया जाए तो हम सीधे हमारे फीलिंग जो होगी उसके साथ जुड़ जाती है। आप तो देखते होंगे, मन में पक्का ये फीलिंग आती होगी, अगर थोड़े बहुत भी पेट्रोटिक फीलिंग अगर आपके फीलिंग अगर आपके अंदर है, तो पेट्रोटिज्म अगर आपके पास होगा तो आप इसको फील करते होंगे, हाँ तिरंगा हमारा ऊपर जाना चाहिए। हम कभी भी वही तिरंगे जो होगा उसको झुकने नहीं दे सकते हैं। तिरंगा यानी कि आवर नेशनल फ्लैग, ठीक है। फोर्थ पॉइंट मैंने अभी एक्सप्लेन किया रिया, फादरलैंड और सिटीजन्स के सिटीजन क्यों बनाया गया, फादरलैंड क्यों कहा गया, ताकि सभी के सभी कंट्री मैन जो होंगे वो पूरे के पूरे कंट्री के लिए डिवोटेड हो जाएं। और ले सिटीजन की फीलिंग इसलिए लाई गई ताकि सभी पर्सन अपने आप को एक बराबर माने एक दूसरे से। सभी के सभी सिटीजन हो गए तो सब अब एक दूसरे को एक जैसा मानना शुरू करेंगे, सबके ऊपर एक तरह का रूल लागू होगा, सबको एक तरह के अधिकार मिलेंगे और उन सभी के ऊपर एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा, एक लिखा हुआ रूल जो होगा, रूल चलना शुरू होगा। क्लियर है? चलिए हम लोग समझ रहे थे नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो क्या होता है कि कोई भी किंग होता है, मोनार्क होता है, डिक्टेटर होता है, चाहे जो हो, वो अपना एक फ्लैग रखता है जो कि उसके पावर को शो करता है, ठीक है। बर्बन डायनेस्टी भी थी तो उसके पास भी अपना एक फ्लैग था,
हिटलर का नाम आपने सुना होगा, स्वास्तिक यूज किया करता था अपने फ्लैग के ऊपर। हिटलर भी फ्लैग यूज करता था, सभी फ्लैग यूज करते हैं। लेकिन वो जो फ्लैग है, वो फ्लैग जो रूलर यूज किया, जो कंट्री यूज किया, सिर्फ उसी की फीलिंग को जनरेट कर रहा है। यहाँ पे क्या था, फ्रांस अभी तक तो कोई कंट्री था ही नहीं, इट वॉज नॉट अ नेशन स्टेट, इट वॉज अंडर एब्सोल्यूट मोनार्की। तो यहाँ पे जो मोनार्क था, उस मोनार्क ने अपना फ्लैग रखा था, और ये फ्लैग मोनार्क के पावर को शो कर रहा था। इट वाज नॉट डोनेटिंग द पावर ऑफ, इट वाज नॉट डोनेटिंग डिनोटिंग द पावर ऑफ फ्रेंच रीजन्स और द फ्रेंच पीपल। तो उससे किसी के मन में वो फ्लैग देखकर ये फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ ये मेरा कंट्री है, ठीक। लेकिन हमें तो फीलिंग क्रिएट करनी है। तो फीलिंग क्रिएट करने के लिए क्या हुआ कि जो आपने देखा ट्राई कलर, रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर, जो भी आपने इमेज में देखा था, ठीक, वो ट्राई कलर फ्लैग लगा दिया गया। अब वो फ्लैग जो होगा वो कंट्री के रॉयल स्टैंडर्ड को नहीं शो करेगा। नाउ दिस फ्लैग विल शो द फीलिंग्स एंड द डिवोशन ऑफ कंट्रीमैन। वो कंट्री को शो करेगा। कौन सी कंट्री? फ्रांस को। तो जब वो फ्लैग जहां कहीं पे अनफोल्ड होगा, जहां पे फहरेगा, जहां देखा जाएगा, वो पार्ट, वहां पे लोगों के मन में ऑटोमेटिक फीलिंग क्रिएट हो जाएगी कि हमारा कंट्री, ठीक ना। ये तो डिपेंड करता है ट्राई कलर ही क्यों लगाया गया। हाँ, सबके मतलब हैं, उतने डील में भी आपको हम नहीं बताने वाले हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कभी, ठीक है। उसमें जो 3 कलर यूज किए गए सबका अपना अपना मीनिंग था, ठीक है। ये प्रोमिनेंसेस को दिखाता था, जैसे उनका रेड कलर जो होगा, किसी ब्लैक, व्हाइट कलर, ब्लू कलर, और जो रेड कलर होगा, नहीं नहीं, ये प्रोमिनेंसेस को दिखाएंगे। मैं ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं आपको क्लियर करूंगा तो, ठीक है। मैं आपको फिर भी इसको बता दूंगा, ठीक है। क्लास ऑफ होने के पहले मैं आपको बता दूंगा ये, ओके। चलिए, तो ट्राई कलर फ्लैग जो था वो चूज किया गया, समझ में आ गई बात। और ये ट्राई कलर फ्लैग जो था, इसने रॉयल एंड स्टैंडर्ड जो होगा उसको रिमूव कर दिया, ठीक है, ओके। अब देखते हैं इसके बाद वहां पे जो स्टेट जनरल थे, उस स्टेट जनरल का चुनाव होना शुरू हुआ। स्टेट जनरल जो थे वो चुने जाते थे, उसको चुनने वाले थे एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन जो होंगे वो वोट करेंगे, ठीक है। जिसके पास राइट टू प्रॉपर्टी होगा, जिसके पास प्रॉपर्टी काफी अधिक होगा, जो टैक्स काफी अधिक पे कर रहे होंगे, वही जो होगा वो वोट करेंगे। और वोट करने के बाद जो होगा वो स्टेट जनरल को चुनेंगे। और इस स्टेट जनरल के समूह को, इनके ग्रुप को, जैसे हमारे कंट्री में पार्लियामेंट होता है, वैसे इनके ग्रुप के लिए एक असेंबली बना दी गई, जिसको कहा गया नेशनल असेंबली, ठीक है। समझ में आया सभी को यहाँ तक, ठीक। इसके साथ साथ वहां पे नए हाइम्स का मतलब से हमारे कंट्री में अलग अलग स्लोगन्स होते हैं, स्लोगन्स बनाए जाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वैसे कई सारे स्लोगन्स बनाए गए। और वो स्लोगन्स क्या करेंगे कि वो स्लोगन जो होंगे वो आइडेंटिफाई कराएंगे, वो बताएंगे किसको, तो नेशनलिटिक फीलिंग जो होगा उसको क्रिएट करेंगे। अभी भी आपकी कंट्री में वंदे मातरम जो बोला जाता होगा, फीलिंग क्रिएट हो जाती है। ओथ, शपथ लिए गए कि हम जो होगा जिएंगे मरेंगे किसके लिए? अपने कंट्री के लिए। इसके साथ जो मार्टर्स हैं, जो मौत मर चुके हैं, जिनका डेथ हो चुका है, जो शहीद हो चुके हैं, उनको कॉमरेड किया गया। कॉमरेड का मतलब होता है उनको जो होगा उनकी विशेषताएं होती है, उनका गुणगान किया गया, ठीक है। बहुत अधिक जो होगा उनका बखान किया कि हाँ ये सभी के सभी लोग जो होंगे वो सही वर्क करके या हमारे कंट्री के लिए अपनी जान दिए हुए हैं, तो ये हमारे लिए रिस्पेक्टेबल पर्सन है, ठीक है। क्लियर हुई आपको ये सभी बातें? प्लीज नोट इट डाउन, सभी इसको नोट कर लें। ठीक है, तब तक मैं शिखर के क्वेश्चन आंसर कर दे रहा हूँ। ये जो आपके 3 कलर यूज किए गए थे, शिखर ध्यान दीजिएगा। 3 कलर जो थे, बीच में जो होगा व्हाइट कलर था, वो किंग को दर्शाता था, ठीक है। और इसके साथ साथ जो बाकी 2 कलर हैं, एक ब्लू था और एक रेड था, ये जो थे, ये पेरिस जो सिटी थी उनकी, सिटी ऑफ पेरिस, इसको सिंबलाइज करते थे, ठीक ना। तो बस सिंबल, जैसे आप पढ़ते होंगे हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में जो ट्राइकल यूज किया था ना, चरखा यूज किया था, तो उसका कहीं ना कोई मीनिंग होता है। तो वैसे ही सिंबलाइज करने के लिए एरिया को क्या कहता है कि उन्होंने ट्राई कलर का यूज किया, ठीक। निश्चय नोट कर लिया है बाकी सभी?
शिखर अब समझ में आ रहा है कि कोई एक कलर क्यों नहीं यूज किया गया? बिल्कुल एक कलर से भी चल सकता है। हमारी कंट्री में भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग फ्लैग बने थे। जैसे सबसे पहला फ्लैग था हमारी कंट्री के अंदर, उसमें 8 लोटस थे। हाँ, ये रिवॉल्यूशन के टाइम ही हुई है। जैसे रिवॉल्यूशन हुआ है ना, उसी टाइम पे ये हुआ है। ये सारी चीजें 1789 में हुई है। और उसके बाद जब राजा हट गया है तो जो रॉब्सपियर आता है, ठीक, वो ये सारे चेंजेस लेकर आता है। सभी नोट कर चुके हैं? ओके, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, अभी कुछ चेंजेस और भी फ्रांस में किए गए हैं। अभी इतना नहीं, कितना ही कुछ किया गया है, समझते हैं। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना दिया गया। इसका मतलब क्या होता है? जैसे हमारी कंट्री में पीएम और सीएम, ये दो लोग रूल करते हैं। तो कुछ रूल जो होगा वो पीएम बनाता है, कुछ रूल जो होगा सीएम बनाता है। ऑलमोस्ट होगा, यहाँ पे तो डिफरेंस कर दिया जाए। यहाँ पे एक फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट है। अब क्या था, स्टार्टिंग में फ्रांस में जैसे कि अलग अलग एरिया बाउंड कर दिया जाएगा। सपोज करो कि हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में अलग अलग वाल सिटीज है, बहुत सारे वाल सिटीज है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो वाल सिटीज अगर बहुत सारे हमारी कंट्री के अंदर है तो सभी सिटीज में अलग अलग रूल्स चलेंगे, सबके अपने अलग अलग रूल हैं। और सभी कंट्रीज के अलग अलग रूल का मतलब होने का मतलब ये हुआ कि जो जिस वर्ल्ड सीरीज में आ रहा है वो वहाँ के नियम को फॉलो करेगा, वही रूल जो है किसी और को फॉलो नहीं होगा। तो जब एक पे दूसरा नियम, दूसरे पे दूसरा नियम चलना शुरू करे तो रिजल्ट क्या होता है कि यूनिटी जो है फ्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में फ्रांस में एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो बना दिया गया, ठीक। और वो जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो होगा वो टोटली सबके ऊपर लागू हो गया, सभी के ऊपर। सभी के ऊपर मतलब क्या कि वहाँ पे जो कॉमनर्स होंगे उनके ऊपर भी लागू होगा, और वहाँ पे जो मुख्य पर्सन होंगे यानी कि जो एरिस्टोक्रेट ग्रुप के भी आएंगे पर्सन, उन सब के ऊपर वो सारे रूल्स होंगे वो लागू होंगे। सभी किसी को वो रूल जो होगा वो फॉलो करना होगा। तो एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो होगा वो लागू कर दिया गया। कहाँ पे? तो इन फ्रांस, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म्स लॉ बनाए थे। यूनिफॉर्म लॉ यानी कि नियम बनाए गए, वो नियम भी सभी के ऊपर बराबर लागू होंगे, ठीक। तो जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया था इसने रूल्स फॉर्मुलेट करना शुरू किया, और ये रूल्स जो थे ये सबके ऊपर लागू थे, ठीक। हर एक सिटीजन के ऊपर, चाहे वो खुद स्टेट जनरल क्यों ना हो, उसके ऊपर भी लागू था। ये लिखने वाली बातें थी क्योंकि ये रूल जो होगा वो रॉब्सपियर के ऊपर लगता नहीं था, वो अपने ऊपर ये फॉलो नहीं करता, लेकिन फिर भी उसने किया काफी अधिक, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे ये क्या है। जैसे कि आप अपने ही कंट्री को एग्जाम करो, सबने मैप तो देखा होगा, ठीक। सब अगर मैप देख रहे हो, सबको अगर मैप अपना पता है तो देखिएगा आप लोग, बिहार और यूपी इसके बीच में बॉर्डर आता है, ठीक है, आता है ना। और फिर यूपी से जो होगा तुरंत सटे है दिल्ली, ठीक। समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ? बॉर्डर है यहाँ पे बीच में, लेकिन सबके सब ये तीनों के तीनों कौन है? तो तीनों के तीनों एक ही कंट्री के स्टेट्स हैं। किस कंट्री के स्टेट्स हैं ये जो तीनों हैं, बिहार, यूपी एंड दिल्ली, एक यूनियन टेरिटरी आ गया। ये किस कंट्री के पार्ट है? हाँ, इंडिया के। मुझे लगा कि इसका भी आंसर नहीं देंगे आप लोग, ठीक है, इंडिया के। अब क्या है कि अगर आपसे कोई ये कहे कि अगर आपको बिहार से जाना है यूपी में तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, बिहार टू यूपी जा रहे हो तो टैक्स देना पड़ेगा, और फिर यूपी से फिर बॉर्डर पास कर रहे हो, अलग पार्ट में जा रहे हो तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। वैसे यूपी खुद इतना बड़ा है, खुद में कई सारे कंट्रीज आ जाते हैं, तो आप अपने एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ट्रेड करने जा रहे हो। तो वहां पे इंटरनल कस्टम ड्यूटी जो भी वो लग रही थी, लगती थी, देना पड़ेगा, देना ही था, ठीक है। जब ये इंटरनल कस्टम ड्यूटी दिया जाएगा सब जगह पे, एक स्टेट में गए तो वहाँ पे कुछ अलग ड्यूटी देना पड़ेगा, अगले में कुछ अलग ड्यूटी देना पड़ेगा, तीसरे में कुछ अलग ड्यूटी देना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में एक फ्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा, ये अलग एरिया है। और आप हो सकता हो कि आप ये डिसाइड करो कि हाँ इस एरिया में अधिक टैक्स लगता है, इस एरिया में एंटर नहीं करूंगा, ठीक है। दूसरा समझते हैं कि अगर आपके पास कोई गुड्स है, उस गुड्स का प्राइस आपका 100 रुपीज, और आपको 3-4 जो होंगे स्टेट्स कवर करके अगले स्टेट में जाना होगा,
और हर एक स्टेट को पार करने पे आप एक सिंपल से अमाउंट ऑफ 5 रुपीज मान लेते हैं कि वो आपको देना है। तो फर्स्ट सेकंड में गए 5 रुपीज आपको बढ़ गया, तो आपका जो प्राइस था, जो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस है, वो हो गया 105। 100 का था, 5 आपने टैक्स दिया, अब वो आपका गुड जो होगा वो 105 का होगा। अगले में बढ़े फिर 5 रुपये आपसे ले लिया गया, गुड्स आपका हो गया 110 का। नेक्स्ट में पड़े फिर 5 लिया गया, 115, ऐसे 120। आपका एक्चुअल वैल्यू तो था 100, लेकिन अब उसका कॉस्ट प्राइस आपके लिए खुद, क्योंकि आपने टोटल इन्वेस्ट कर चुका होगा 120, और आप उसको 120 से कम में सेल करोगे, अधिक में सेल करोगे? आप उसको 120 से कम में सेल करोगे कि अधिक से? नहीं, अभी नेपोलियन कोड हमने नहीं पढ़ा, अभी हमने नेपोलियन कोड नहीं पढ़ा है, ठीक है? ये सब के सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो आ रहा है। अधिक में सेल करोगे तो हो सकता है कि जब आप अधिक में सेल कर रहे हो तो जो दूसरा कंट्री मैन हो, जो दूसरे स्टेट में आप गए हो, वहां पे उस जगह पे कोई और पर्सन आया हो जो कि कहीं नजदीक से आया होगा, और उसका रेट जो होगा कुछ अलग मिल जाए। आपका रेट अधिक लगा, उसका रेट कम लगेगा, ठीक? आप मजबूर हो क्योंकि आप उससे कम में सेल नहीं कर सकते, ठीक ना? तो ट्रेडिंग जो होगी, वो ट्रेडिंग क्या टोटली ट्रेड कर पाएंगे पर्सन? नहीं, वहां पे बैरियर लगना शुरू हो जाएगा, ट्रेड के अंदर बैरियर लगना शुरू हो जाएगा, ठीक ना? तो ये चीजें चलती थी फ्रांस के अंदर। आप एक एरिया से दूसरे एरिया में चले जाओगे तो वहां पे आपको एक कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, ठीक ना? साथ ही साथ आप मेजरमेंट लेकर चले गए, अपने यहाँ से लेकर चले गए, भाई हम 1 क्विंटल जो होगा वो कोई सामान, कोई गुड़ चीनी लेकर चल रहे हैं, शुगर लेकर चल रहे हैं 1 क्विंटल अपने यहाँ से, ठीक है? 1 क्विंटल मैं लेकर चला, मेरे यहाँ क्विंटल क्या है, तो मेरे यहाँ मेजर जो होगा वो केजी है। दूसरे कंट्री में क्या बोला कि मैं केजी में मेजर ही नहीं करता, मैं पाउंड में मेजर करता हूँ, ठीक है? तीसरे ने कहा कि मैं किसी और मेजर करता हूँ, तो अब क्या होगा? आप अपनी कंट्री से जिस कंट्री में बेचना होगा उसका मेजरमेंट लेकर चलोगे, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, हर जगह को आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? बिल्कुल सही है, कंफ्यूजन हो जाएगा ना, हर जगह एक वेट एंड मेजर नहीं था। तो ऐसे में क्या होता है कि उसने चेंजेस लाना शुरू किया, और उसने कहा क्या कि एक कंट्री के अंदर, कम से कम मेरे कंट्री में, यानी कि पूरे के पूरे फ्रांस में, हर जगह यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर होंगे। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, आगे पढ़ोगे कि यहाँ पे वेट एंड मेजर ही नहीं है। बिहार में आपके पास रुपया चल रहा है, यूपी में चले गए तो भाई कुछ और डॉलर चलना शुरू हो गया, तो बिहार के लोग कभी यूपी में जाकर खरीदारी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अलग अलग करेंसीज भी चलती थी, जिसको आगे खत्म करेगा नेपोलियन, ठीक है? तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स का सिस्टम लाना शुरू हो गया। ये सब हुआ है आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक? अभी तक मैंने जो भी कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा हो गया। अगर तो यूपी में डॉलर चलने लगा, ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में टका चलने लगा, तब तो आप कर ली खरीदारी, तब आपको पहले एंटर करने के पहले एक्सचेंज ऑफिस जाना पड़ेगा। तो आपका जो राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, वो बिना कुछ किए ही वही गायब हो गया। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, बोल दिया कि जाओ फ्री होकर घूमो, लेकिन तुम्हारे मन में पहले ही टेंशन है कि भाई बॉर्डर पे घुसेंगे तो पहले हम एक्सचेंज करा ले, नहीं तो मेरे पास कितना भी पैसा रहेगा, हमको कोई खाना देने वाला भी नहीं है, हमको कोई रूम देने वाला भी नहीं है, ठीक है? तो खुशी तो बहुत होगी। अरे टका मतलब नोट नहीं, बांग्लादेशी करेंसी है, वहां पे से हम लोग बोलते हैं 1 रुपया ना, तो वहां पे बोलते हैं लोग 1 टका। कर दिया जाए यूपी में डॉलर और बिहार में रुपया। ओके, मूविंग अहेड, आगे देखते हैं, ठीक? इसके बाद मैंने आपको बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे, बिजनेस में बहुत दिक्कत होता था, यही चीज तो बिजनेस का दिक्कत हटाएगा। और एक चीज जान लो, रिवोल्यूशन अब बिजनेसमैन ही करवाते हैं और थोड़े बहुत एजुकेटेड पर्सन। ये पूरा का पूरा जो खेला है, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है, ये सबके सब बिजनेसमैन ने क्रिएट कराया है। जो न्यू ग्रोइंग मिडिल क्लास के नाम से हम इनको जानेंगे, बिजनेसमैन लोग जो थे, यही लोग ये पूरा का पूरा रिवोल्यूशन क्रिएट कराते हैं, क्योंकि इनको बड़ी दिक्कत होती है, और इनको अगर दिक्कत होगी तो कंट्री को दिक्कत कराना, उनको प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करवा देंगे, ठीक ना? आप देखो, मैंने आपको बताया कि फ्रांस के जो लोग थे, तो उनमें जो मुख्य लोग जो पेरिस में रहते थे, नोबेलिटी एंड क्लर्जी, ये बोलेंगे कि हम अपनी भाषा बोलेंगे, और उनकी भाषा थी फ्रेंच, ठीक है? वो किसी और को फ्रेंच लैंग्वेज होगा बोलने नहीं देंगे, नहीं बोल सकते आप, ठीक? आपको अगर बोलोगे तो फिर आपको उसके लिए पनिशमेंट दिया जाएगा, क्योंकि आपको फ्रेंच लैंग्वेज होगा, मतलब एक तरीके से वहां पे भी रेसिज्म चल रहा है कि ये खास तरह के लोग जो होगा ये लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक ना? तो बाकी लोग अपने अपने डायलेक्ट्स बोलेंगे, अपनी अपनी भाषा बोलेंगे। हमारी कंट्री में भी है, बहुत कोई अपना अपना डायलेक्ट्स बोलता है, ठीक? लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में एक यूनिटी होगा कि लगभग सभी लोग हिंदी या इंग्लिश, इनमें से एक लैंग्वेज को पक्का जानते हैं,
ठीक ना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। अब डायलेक्ट अगर अलग बोला जाए तो कितना भी कर लो, भले ही कुछ कहा जाए, लेकिन डायलेक्ट अगर अलग होगा तो उस डायलेक्ट के चलते क्या होगा कि आपकी फीलिंग जो होगी अदर पार्ट से जो होगा वो जुड़ नहीं पाएगी, ठीक ना, अदर पार्ट से आप जुड़ नहीं पाओगे, उसके साथ यूनाइट नहीं हो पाओगे। तो इस चीज को चेंज किया गया, वहां पे कहा गया क्या कि आप रीजनल डायलेक्ट जो होगा उसको ना बोलें, रीजनल डायलेक्ट जो होगा उससे आप दूरी बनाएं और बोले क्या, फ्रेंच भाषा बोलिए। और फ्रेंच भाषा पहले कहाँ बोली जाती थी, तो बोली जाती थी सिर्फ और सिर्फ पेरिस में, जो नोटेबल पर्सन होंगे वही फ्रेंच लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक ना। तो ये लैंग्वेज होगा वो चेंज कर दिया गया। लैंग्वेज चेंज करने के बाद सबको कहा गया कि अब फ्रेंच लैंग्वेज बोला जाएगा, तो फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ फ्रेंच पीपल। लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ बिल्कुल सही है। क्या बोल रहे हैं आप, नोटेबल, नोटेबल मतलब नोटिसेबल, जिस पे आप ध्यान दे सकते हो। मतलब ये कहा गया रीजनल भाषा तो बिल्कुल आपको जानना है, आपकी मर्जी है, लेकिन लोगों को प्रमोट, लोगों के अंदर प्रमोट किया गया कि आप अपनी भाषा ना बोले। जैसे हमारी कंट्री में बंगाल में लोग बंगाली बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, ठीक है, तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो हम उनको कह रहे हैं कि आप अपनी लैंग्वेज से ज़्यादा ट्राई करो कि आप अधिक से अधिक हिंदी का यूज करो, ठीक। तो हमारे कंट्री में तो डाइवर्सिटी है, बहुत अलग तरह के लोग हैं, इंडिया को सब कंट्री कहा था इसी तरह से ना। तो हमारी कंट्री में रूल्स नहीं चल सकते हैं, लेकिन फ्रांस में चल सकता था, इसलिए फ्रांस के सभी लोगों को कहा गया कि आप अपनी भाषा जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसे आप छोड़िए और एक भाषा जो होगी उसको आप बोलिए। तो उसको प्रमोट किया गया। फ्रेंच भाषा बिल्कुल बोला जाता था सिर्फ और सिर्फ जो क्लर्जी फर्स्ट स्टेट थे उन्हीं के द्वारा, क्लर्जी और नोबेलिटी के द्वारा। ओके, क्लियर है सबको। इसके बाद ये सभी तो हुआ अपनी कंट्री में, जैकोबिन क्लब बना अपनी कंट्री, मतलब कहाँ, फ्रांस में हुआ, हमारी कंट्री में, भारत में नहीं हो रहा है। तो ये मत बोलना कि सभी भारत में हो रहा है। कल ऐसा कुछ क्वेश्चन किया गया था कि सर ये सब भारत में तो नहीं हो रहा है, नहीं, भारत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सभी चेंजेस करने के साथ साथ जैकोबिन क्लब जो होगा अपना पांव पसारना शुरू कर रहा है, अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है। और एक्सटेंड करने के बाद उसने कहा कि जो चेंजेस हम अपनी कंट्री के अंदर लेकर आए, अपनी कंट्री का मतलब क्या, जो फ्रांस में लेकर आए हैं वही चेंजेस हम तुम्हारे पास लेकर आएंगे। देखो जो भी चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस अच्छे हैं कि बुरे हैं, चेंजेस अच्छे हैं कि बुरे हैं, दो ही ऑप्शन है आपके पास, गुड और बैड। बुरे हैं चेंजेस। साहिल का कहना है कि जो चेंजेस किए गए हैं, अभी जो चेंजेस किए गए हैं ये बुरे हैं साहिल, ठीक है, ये गलत चेंजेस हुए हैं। डिपेंड अपॉन पीपुल, डिपेंड अपॉन यू ऑल्सो, एज पर यू, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, पीपुल पर डिपेंड कर सकते हैं। जो अरिस्टोक्रेट इसको नहीं मानेंगे, जो बड़े लोग थे जिनको राजगद्दी मिल रही है, वो बिल्कुल क्यों कहेंगे कि ऐसा कुछ हो जाए, ठीक ना। लेकिन एज पर यू ये क्या मानते हो, एज पर ह्यूमैनिटी ये रूल्स जो होंगे ये बेटर परफॉर्मेंस करेंगे, बेटर परफॉर्म करेंगे, वर्स परफॉर्म करेंगे, ठीक। ऑलमोस्ट का कहना है कि नहीं अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो जब अच्छा परफॉर्म करेंगे तो बाहर की जो जनता है, जो दूसरे कंट्री में जहाँ पे मोनार्की चल रही है, जहाँ पे राजतंत्र अभी भी है, जहाँ पे कौन बिल्कुल कभी भी परेशान किया जा रहा है, वो लोग फ्रेंच से अट्रैक्ट होंगे कि नहीं, अट्रैक्ट होंगे ना। वो बिल्कुल चाहेंगे हमारी कंट्री में भी फ्रांस की तरह कोई गवर्नमेंट बन जाए, चाहेंगे कि नहीं, यस या नो, बिल्कुल अट्रैक्ट होंगे, चाह रहे हैं, ठीक। अब यही करना शुरू करता है जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्या क्लब का क्या करता है कि जो फ्रांस के अलग अलग कंट्रीज होते हैं, फ्रांस के अगल बगल में जो कंट्रीज हैं, हॉलैंड है, बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे इन सभी को बोलता है कि आप हमें अपने कंट्री के अंदर बुलाइए, आप हमारे रूल्स को फॉर्मुलेट कीजिए, वहाँ पे छोटे छोटे जैकोबिन क्लब जो होगा बनाइए, और हम क्या करेंगे कि जो भी चेंजेस हम अपनी कंट्री के अंदर लेकर आए हैं, फ्रांस के अंदर जो चेंजेस लेकर आए हैं वही चेंजेस हम आपकी कंट्री के अंदर भी लेकर आएंगे। वही चेंजेस कहाँ पे आएंगे, तो फ्रांस के अंदर भी आएंगे, फ्रांस के अंदर आ चुके हैं, वही चेंजेस जो होंगे आपकी कंट्री के भी अंदर आएंगे। और ऐसे में क्या होता है कि कॉमन पीपल इससे एग्री कर जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो अपने यहाँ पे जैकोबिन क्लब का फॉर्मेशन करना भी शुरू करते हैं। और इसके साथ साथ जो होगा फ्रांस की आर्मी उन सभी को
डेमोक्रेसी देने के लिए, उन सभी को राइट्स देने के लिए क्या होता है कि धीरे धीरे मूव करना शुरू करती है और वो इंटर कर जाती है कहाँ पे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड और मच पार्ट ऑफ इटली। फ्रांस की आर्मी इंटर करती है कि हम वहां पे भी जो आपके रूलर है ना, जो डिस्पोटिक पावर है, ठीक, ऑस्ट्रिया खुद एक बहुत पावरफुल कंट्री था। ऑस्ट्रिया उस समय एक सुपर पावर था, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ऑस्ट्रिया जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक ना। ऑस्ट्रिया ने ही कंट्रोल करके रखा था लार्ज पार्ट ऑफ इटली को, बेल्जियम को, ठीक ना। और ऑस्ट्रिया को इससे परेशानी थी, आएगा यही ऑस्ट्रिया जो होगा ये फ्रांस के जो होगा नाक में दम करेगा, फ्रांस को कंट्रोल करेगा, ठीक है, फ्रांस को कंट्रोल करेगा, क्योंकि उसे पता था कि अगर फ्रांस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये चीजें हमारे कंट्री के साथ भी हो सकती है, हमारे कंट्री के लोग पीपल जो होंगे रिवोल्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक। तो ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया ऐसे कंट्रीज मिलकर फ्रांस को हराते हैं, सब मिलकर, जब नेपोलियन का बात आएगा तो, ठीक है। कांग्रेस ऑफ वियना बनेगी 1815 में, वेट करें सभी आप, ठीक ना। आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए? हो गया। ये सारे चेंजेस किए गए हैं किसके द्वारा, तो बाय आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि जो रॉब्सपियर हैं उसको। फ्रेंच, लास्ट पॉइंट एक बार और, तो होता क्या है कि हम अपने कंट्री को तो इंडिपेंडेंट कर चुके, हमारी कंट्री में बहुत कुछ अच्छा हो गया भाई, इंडिया काफी अच्छे से वर्क कर रही है, हम देख रहे हैं कि अभी साउथ कोरिया सही से वर्क नहीं कर रहा है, वहां पर डिक्टेटरशिप चल रहा है, नॉर्थ कोरिया में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अमेरिका में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो हम क्या करें कि हम करें कि भाई मुझे अपनी कंट्री में आने दो और मेरी जो लॉज है उसको आप फॉलो कीजिए, और फिर आपकी कंट्री को भी हम अपनी कंट्री ऐसा बना देंगे। मेरे कंट्री में डेमोक्रेसी चल रही है, यहाँ पे किसी भी सुपर पावर का पावर नहीं चल रहा है, तो हम अगर आपकी कंट्री में आ जाएंगे तो वहां पे भी डेमोक्रेसी चलेगी, आपको भी इक्वल राइट्स मिल जाएंगे जैसे इक्वल राइट हमने अपने सिटीजन को दिया, ठीक ना। तो ये ऑफरिंग की जाती है और काफी लोग इससे जो होगा प्रभावित भी होते हैं, काफी कंट्री जो होंगे इससे जो होगा टोटली इसको एग्री कर लेते हैं, और एग्री करने के बाद वो सभी के सभी लोग अपनी कंट्री में जैकोबिन क्लब का फॉर्मेशन करना भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्लियर अपूर्वा? ओके, ठीक। तो आज की स्टोरी यहीं तक रखें कि एक और चेंजेस हम लोग पढ़ लें, नेपोलियन के चेंजेस। यहीं तक मैं आपको शॉर्ट पढ़ा रहा हूं इसलिए ताकि आपको टोटली हर चीज याद होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसे आप डाइजेस्ट कीजिए, ठीक है, यहीं तक रोक दे रहा हूं मैं, लेकिन मैंने आपको बस जो भी पढ़ा है इस पॉइंट को कहीं से भी मैं पूछ सकता हूँ, कभी पूछ सकता हूँ, ठीक। कोई ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 10-12 पॉइंट होंगे, वो 10-12 पॉइंट को आपको याद कर जाना है। एक बार आप कंप्लीट जो होगा बुक को पढ़ेंगे, आप कंप्लीटली आप बुक को पढ़िएगा, थ्रू आउट बुक को रीड लीजिए, समझिए उसमें कौन सा पॉइंट ऐसा छूट गया, मिसिंग है, जो कि मेरे इस प्रेजेंटेशन में नहीं रहा है और आपको जानना जरूरी है, आपको जानने की इच्छा है, तो बिल्कुल आप मुझे बताएं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी एनसीईआरटी पढ़िए आप, जब एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद आपको जो मन करे वो पढ़ सकते हैं। अभी आप एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी एक बार कंप्लीट कर लीजिए। अगर किसी कोई डाउट नहीं हो तो वो जा सकते हैं रिया, अगर आपको कोई डाउट नहीं है, सब कुछ आपको क्लियर है, तो आप क्लास लीव कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अगले दिन आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके एवरीवन, किसी को कोई डाउट नहीं है, आई थिंक कि सभी को समझ में आ रहा है, एंजॉय करो आप क्लास को, ठीक। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आप लोग के लिए, तब तक टाटा बाय बाय, ओके।